Hello, my dear BA1 students. So today we are going to deal with Absalom and Achitophel written by John Dryden. और जॉन ड्राइडन की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक तरह से कह लो कि इंग्लिश में पहला पॉलिटिकल सटायर लिखा है। इफ यू आर अवेयर कि पॉलिटिकल सटायर क्या है तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज पॉलिटिकल सटायर। मतलब कि व्यंग लिखा है, ताना मारा है इंग्लैंड की करंट सिचुएशन को कि किस तरह से उस समय पे वहां पे राजगद्दी और राजगद्दी के आसपास के लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और कोई एक दूसरे का सगा नहीं है। अब कुछ बातें और जो मैं आपसे बताना चाहूंगा वो ये है कि इस पोइट्री पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। एक पूरा बैकग्राउंड पे, एक वीडियो मेरा बैकग्राउंड पे अपलोडेड है और जो अगला वीडियो है वो इस बात पे है कि इस पूरी पोइट्री की जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, लाइन नंबर 150 टू 197 की, मैंने समरी भी अपलोड कर रखी है कि अगर आपके पास कम समय है तो आप समरी देखो, ठीक ठाक समय है तो आप समरी और बैकग्राउंड देखो, ज्यादा समय है तो समरी, बैकग्राउंड और पोइट्री तीनों ही देख लो। मैंने भाई अपनी तरफ से जितनी कोशिशें मैं कर सकता था मैंने कर दी है। इट इज ऑल अप टू यू। प्लीज मेक श्योर कि यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन। तो देखो पहले शुरू ही कैसे हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब्सलम एंड अकीटोफेल एक पॉलिटिकल सटायर है और ये 2 थीम्स में चलता है। 2 थीम्स में यानी कि एक बाइबल की थीम है और एक हिस्ट्री की थीम है। तो जो बाइबल वाली थीम है वो इजराइल पे बेस्ड है और जो हिस्ट्री वाली थीम है वो इंग्लैंड पे बेस्ड है। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, उस समय का ब्रिटेन कहा जाएगा। सो चलो लेट अस बिगिन। ऑफ दीज द फॉल्स अकीटोफेल वाज फर्स्ट, यानी कि राजा चार्ल्स सेकंड। ठीक है, चार्ल्स सेकंड की बात हो रही है। और अगर देखा जाए कि बिब्लिकल बैकग्राउंड क्या है तो बिब्लिकल बैकग्राउंड में डेविड की बात हो रही है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ब्रिटेन की बात ज्यादा करेंगे और बिब्लिकल बैकग्राउंड की बात कम करेंगे। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं करेंगे, जहां नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ब्रिटेन की हिस्ट्री, क्योंकि ये पॉलिटिकल सटायर है तो पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे, यानी ब्रिटेन वाली हिस्ट्री की ही बात करेंगे ताकि इजी रहे, ज्यादा हौच पौच ना हो। ऑफ दीज द फर्स्ट, ऑफ दीज द फॉल्स अकेटोफल वाज फर्स्ट, यानी अकेटोफल जो कि अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है। अच्छा, अकेटोफल के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि ही वाज द फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, पहला अर्ल था, यानी कि बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई थी अकेटोफल को। एकेटोफल का असली नाम मैंने दोनों वीडियोस में बता के रखा है, आप कमेंट भी कर देना ताकि आपको याद हो जाए। बाकी जो नए हैं उनको मैं बता दूं, एंथनी एशली कूपर, ANTHONY एंथनी, ASLEY एशली कूपर, COOPER, इसका नाम था एंथनी एशली कूपर और ये अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी बना था। और ही इज अ फास्ट, कह सकते हो कि ही इज अ फॉल्स फ्रेंड टू चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड का ये झूठा दोस्त है, और झूठा दोस्त है लेकिन सच्चा एनिमी है। मतलब झूठी दोस्ती है लेकिन इसकी जो दुश्मनी है चार्ल्स सेकंड से वो सच्ची है। लेट अस रीड इट फर्दर। रीड इट फर्दर का मतलब लेट अस गो इनटू द पोम फर्दर। अब ये मेन ट्रेटर है, यानी कि सारे ट्रेटर्स में, जैसे कि सारे झूठों में सबसे बेहतर झूठा, वैसे ही सारे गद्दारों में सबसे बेहतर गद्दार जो है वह है अकेटोफिल, हु इज एंथनी एशली कूपर। ही इज द फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। एंड इस समय पे एक चीज और मैं बता दूं, इस समय पे जो चार्ल्स एज की जो एज हो रही थी, चार्ल्स सेकंड की, चार्ल्स एज की एज नहीं, चार्ल्स सेकंड की जो एज हो रही थी वो दैट वाज 51। ही वाज अप्रोक्सीमेटली 51 ईयर्स ओल्ड जिस समय पे ये सटायर वगैरह लिखा गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे हम देखते हैं, अनेम टू ऑल सक्सेडिंग एजेस कर्स्ड, एक ऐसा नाम जिसको आगे चल के सारी एजेस कर्स करेंगी। फॉर क्लोज डिजाइन्स एंड क्रुक्ड काउंसल्स फिट, ही इज स्किल्ड एट सिक्रेटिव डिसेप्टिव प्लान। यानी कि देखो ये जो आपके एंथनी एशली कूपर हैं, अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं। स्किल्ड हैं किस काम में? राजा को धोखा देने के काम में, धोखाधड़ी के काम में स्किल्ड हैं। कैसे चुप्पे में अपना काम निकाला जाता है इस बात के लिए स्किल्ड हैं। ये डिसेप्टिव प्लान बनाते हैं, यानी राजा को धोखा देने के लिए ही इनके सारे प्लान बनते ही हैं। सकेगियस, सकेगियस का मतलब फुल ऑफ विजडम, बोल्ड एंड टर्बुलेंट ऑफ विट। अब देखो सकेगियस यानी बहुत क्लेवर है, फुल ऑफ विजडम है, बोल्ड है, डेयरिंग है, मतलब कि कोई भी स्टेप ले सकता है, लेकिन अनरूली नेचर, यानी कि एक तरह से कंफ्यूज है कि यार चार्ल्स सेकंड का साथ दूं ना दूं, अब्सलम का साथ दे दूं, यानी कि चार्ल्स सेकंड का जो बेटा है किंग, जिसका नाम था बेसिकली, उसका नाम अगर मैं याद करूं तो हाँ, ही वाज जेम्स स्कॉट।
चार्ल्स सेकंड का जो इलेजिटिमेट सन था, जिसका नाम यहाँ पे एब्सलम करके दर्शाया जाएगा, जिसको ही वाज जेम्स स्कॉट, ही वाज ड्यूक ऑफ मनमथ। और ड्यूक ऑफ मनमथ होने के साथ साथ इसको प्रोटेस्टेंट्स का बड़ा ही साथ प्राप्त था। यानी सारे प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे कि चार्ल्स सेकंड जब राजगद्दी से हटें, एज 51 के एज से जब वो राजगद्दी से हटेंगे, तो सभी चाहते थे कि सारे प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली चाहते थे कि जेम्स स्कॉट जो कि ड्यूक ऑफ मनमथ है, और ही वॉज बेसिकली इलेजिटिमेट सन, यानी कि वो नाजायज बेटा था चार्ल्स सेकंड का, उसको राजा बनाया जाए। और राजा से सबने दरखास्त की, अपीलें की, और राजा से प्लीड किया कि हे राजन, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा इलेजिटिमेट सन है जिसका नाम जेम्स स्कॉट है, जिसको हम एब्सलम के नाम से बुला रहे हैं यहाँ पे, जो कि ड्यूक ऑफ मनमथ है, उसको लीगल कर दो। लीगल कर दो यानी कि जिससे भी जिस जिस भी पत्नी रानी या जिस भी औरत से तुम्हें वो बेटा प्राप्त हुआ है, उससे शादी करके इसको लीगल करो और इसी को राजा बना दो। तो प्रोटेस्टेंट सही चाहते थे। कैथोलिक्स जो थे, वो जेम्स सेकंड यानी कि राजा के भाई, चार्ल्स सेकंड के भाई जेम्स सेकंड को राजा बनाना चाहते थे, कैथोलिक, क्योंकि जेम्स सेकंड वाज रोमन कैथोलिक। तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में एक खेल चल रहा था, और इसी के ऊपर पॉलिटिकल सटायर लिखा गया है। अब बात करते हैं हम एकिटोफल की। हमारे एकिटोफल जो कि एंथनी एशली कूपर हैं, ही वाज द फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। इनके बारे में हम जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं। रेस्टलेस, अनफिक्स्ड इन प्रिंसिपल्स एंड प्लेस। ये रेस्टलेस हुआ करते थे। ही इज अनस्टेबल इन बिलीव्स एंड पोजीशंस। यानी कि भाई इसको पावर की इतनी भूख है कि ये रेस्टलेस है, आराम करना ही नहीं जानता है। अनफिक्स्ड है इन प्रिंसिपल्स, यानी इसकी कोई सिद्धांत फिक्स ही नहीं है। ये क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे कर देंगे, कोई जानता ही नहीं है। इन पावर अनप्लीज्ड, इम्पेशेंट ऑफ डिस्ग्रेस। यानी कि देखो, ये जो हमारे एंथनी एशली कूपर हैं, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं पावर से, और पावर अगर इनके पास जितनी भी है, उसको लूज करने से भी डरते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने कभी पावर को लूज नहीं किया है और पावर के लिए वो भूखा है, तो अगर उसके हाथ से जरा से भी पावर निकलेगी या जरा से भी पावर ढीली होगी, या हाथ जरा सा भी ग्रिप ढीला होगा अब कंडीशन के ऊपर से, तब भाई इसका दिमाग खराब हो जाएगा। A fiery soul which working out its way, his intense spirit wears out his body। ये देखो, ये बहुत फायरी सोल है, यानी फुल ऑफ पैशन है। सॉरी फॉर दैट। ये फुल ऑफ पैशन है, मतलब कि इसके अंदर इतना ज्यादा पैशन भरा हुआ है कि इसकी बॉडी ये झेल नहीं पा रही है। तो यानी कि इसके अंदर इतना एम्बिशन भरा हुआ है कि ये खुद भी तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन खुद भी बूढ़ा होने के बाद भी ये आराम करने को मान ही नहीं रहा है। और ये एक के बाद एक प्लॉट फिक्स करता है, एक के बाद एक जगह से दूसरी जगह भागा रहता है। कभी राजा को फंसाना है, कभी राजा के बेटों को मनाना है, राजा को राजगद्दी से हटाना है। तो इसका जो इंटेंस स्पिरिट है वो उसकी बॉडी झेल ही नहीं पाती है, इतना ज्यादा ये एम्बिशियस हो चुका है। फ्रेटेड विद द पिग्मी बॉडी टू डिके। अब ये यहाँ देखो, फ्रेटेड विद द पिग्मी बॉडी टू डिके। पिग्मी, पिग्मी का मतलब होता है स्मॉल। हिज स्मॉल बॉडी सफर्ड फ्रॉम हिज इनर फायर, या फिर दिस इनर फायर। इसकी बॉडी इसके एम्बिशंस को झेल नहीं पा रही है। एंड ओवर इन्फॉर्म द टेनमेंट ऑफ क्ले। टेनमेंट का मतलब देखो, अगर देखा जाए टेनमेंट ऑफ क्ले का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, तो अपेरेंट वेयर मैनी पीपल लिव। एक तरह से अपेरेंट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट इज अपार्टमेंट, स्मॉल अपार्टमेंट वेयर मैनी पीपल लिव। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल अपार्टमेंट वेयर मैनी पीपल लिव। तो हिज माइंड वाज टू पावरफुल फॉर हिज वीक बॉडी। अब देखो, ये हुआ क्या, स्मॉल अपार्टमेंट की बात हो गई जहाँ पे बहुत लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझो, इसके दिमाग में इतना आइडिया है, इसके दिमाग में इतनी खुराफात पक रही है, और इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है। यानी कि कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं, यानी कि इसका दिमाग छोटा है, उस दिमाग में इतनी खुराफात भरी है, और इसकी बॉडी भी बड़ी छोटी है। तो इसका दिमाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी आइडियाज और खुराफात भरे हुए हैं, लेकिन इसकी बॉडी उस खुराफात को झेल नहीं पा रही है। अ डेयरिंग पायलट इन एक्सट्रीमिटी। अब यहाँ पे देखो, एक्सट्रीमिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चले जाना। ही एक्सेल्स इन क्राइसिस बट नॉट इन काम। यह आदमी जो है, हमारा जो एकिटोफल है, वो एक तरह से देखो, देखा जाए अगर, तो वो अगर चीजें नॉर्मल है तो उसको मजा ही नहीं आता, और जब चीजें खतरनाक हो जाती हैं, जब चीजें एकदम जान जान पे बनाती हैं, जब कोई मरने या जीने वाली कंडीशन होती है, तभी इसको मजा आता है। तो इस तरह का कैरेक्टर है हमारा एकिटोफल, यानी अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। ही इज द फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, और इसका नाम है एंथनी एशली कूपर। प्लीज विद द डेंजर व्हेन द वेव्स वेंट हाई। और ये क्या करता है, इसको मजा ही तब आती है जब डेंजर होता है, इसको मजा तब आता है जब आसपास बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाए। ही एंजॉयज chaos एंड रिस्क। इसको chaos यानी कि
जब चीजें मरने जीने पे बनाए chaos, यानी जब चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब मजा आता है। और इसको मजा तब आती है जब रिस्क हो, कोई भी काम करने में इसको तब मजा आती है जब रिस्क हो। जैसे हमारे यहाँ एक माउंटेन ड्यू का ऐड आता है कि डर के आगे जीत है, तो एकेटोफल इज सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर कि उसको डर के आगे ही जीत वाले चीजों में ही मजा आता है, बाकी इसको कभी नॉर्मल चीजों में मजा ही नहीं आता। इसी वजह से शायद। और अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको ये बता दूं, जो आप पे ये लाइन नंबर 150 से 197 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर करीब करीब 16 आपकी किताब में, तो बेसिकली ये जो लाइन है या जो पैसेज है जो आपको पढ़ने को मिल रहा है, दैट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ एकेटोफल। आप कैरेक्टर ट्रेट पढ़ रहे हैं एकेटोफल का। तो इस बात से कभी डिनाई मत करिएगा कि आपने अब्सलम पढ़ लिया। नहीं, आप एकेटोफल पढ़ रहे हैं। अब्सलम और एकेटोफल और जिमरी, ये 3-4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और बेसिकली BA1 में आप लोग को एकेटोफिल पढ़ाया जाएगा, और जब आप MA फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जहाँ पे मैं हूँ अभी, तो वहाँ पे आप एब्सलम पढ़ेंगे और जिमरी पढ़ेंगे। हम आगे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, डन। ही सॉट द स्टॉर्म्स बट फॉर अ calm and fit. He thrives in trouble but can't handle peace. देखो, ये फूलता पलता है, यानी कि एकेटोफल जो है वो फूलता है, पलता है, खुश रहता है ट्रबल में, लेकिन शांति को नहीं झेल सकता। जैसे जो शैतान होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बिगाड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए। तो ये कुछ उस तरह का आदमी है। Would steer to knee the stands to boost his wit. He takes dangerous risk to show off. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, हमारा जो कैरेक्टर है एकेटोफल, वो ज्यादातर क्या करता है, वो डेंजरस रिस्क लेता है शो ऑफ करने के लिए। और क्या शो ऑफ करता है, वो अपनी बुद्धि का शो ऑफ करने के लिए कि देखो यार मैं कितना चालाक हूँ। इसलिए ये बेसिकली क्या करता है, रिस्क लेता है और एक्सट्रीमिटी पे जाता है। एक्सट्रीमिटी यानी कि एक्सट्रीम काम करने को चला जाता है। और इससे लोगों लोगों का तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती कि ये क्या हो गया। लेकिन हमारा जो एकेटोफल रहता है, उसको इन्हीं सब चीजों में मजा आता है। मैंने बताया ना, ही इज सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर कि उसको डर के आगे जीत वाली ही चीजें पसंद आती हैं। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलीट, ब्रिलियंट माइंड्स आर क्लोज टू मैडनेस। जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हुए हैं उनको जो दुनिया है वो पागल बोलती है। तो ड्राइडन भी यही बोल रहे हैं कि जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हुए हैं उनको कहीं ना कहीं दुनिया पागल ही बोलती है। अब आगे की लाइन देखा जाए, and thin partitions do their bonds divide. The line between genius and insanity is thin. अब देखो, बहुत हल्की सी ये जो ऊपर वाली लाइन है, दैट इज योर पोएट्री वाली लाइन, और ये जो नीचे उसके वो जो लाइन है वो दैट इज एक्सप्लेनेशन वाली लाइन। अगर किसी को लिखनी होगी तो वो लिख भी सकता है। तो देखो, जीनियस होने में और पागल होने में जरा सा ही अंतर है। अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चला के गाड़ी के अंदर रहिए और तेज चलाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अब गाड़ी चलाइए और गाड़ी से कूद जाइए और कहिए कि मेरी गाड़ी तो तेज चलती है मेरे बिना भी, तब ये आपका काम थोड़ा दुष्टता वाला हो जाएगा। तो इंसानिटी और जीनियस होने के बीच में थोड़ा ही अंतर है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है एकेटोफल का, ही इज इनसेन, ही इज जीनियस एट द सेम टाइम। बट इसकी जीनियस इतनी ज्यादा है, ही इज सो मच इंटेलिजेंट, ही इज टू मच इंटेलिजेंट कि अब ये इंसेन बन चुका है। अब भाई ठंडी में ठंडे पानी से नहाना तो गुड है, ठीक है, लेकिन आप ठंडी में -10 टेम्परेचर में झील में कूद जाइए और बोलिए कि मैं अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए कूदा हूँ, तो आपको समाज ये बोलेगा कि अरे ये पागल है, बॉडी की रिकवरी के लिए नहीं, बॉडी की डेथ के लिए कूदा है। तो यहाँ पे ये वाली मैडनेस आ चुकी है। अगली लाइन, एल्स व्हाई शुड ही विथ वेल्थ एंड ऑनर बेस्ट, व्हाई वुड ही रिच एंड रिस्पेक्टेड। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होने के बाद में यहाँ पे बात फंसती है कि इसका लोग सम्मान क्यों करेंगे, और इसका ये रिच क्यों होगा, और लोग इसको रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि लोग इसका रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, लोग इसका सम्मान क्यों कर रहे हैं जबकि इस तरह का पागल है। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज ही इज अर्ल ऑफ शास्त्री। क्योंकि ये अर्ल ऑफ शास्त्री है तो भले ये पागल है, फिर भी ये रिच है, फिर भी ये रिस्पेक्टेड है। यहाँ पे ये बात समझने वाली होगी कि अगर ये पागल है और उसके बाद पागल होने के बाद इतना उल्टा सीधा उटपटांग काम करता है, फिर भी लोग इसकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं और इसके पास वेल्थ क्यों है। तो भाई ये ही इज अर्ल ऑफ शास्त्री,
और ही इज फ्रेंड टू चार्ल्स सेकंड, ही इज फ्रेंड ऑफ चार्ल्स सेकंड, और चार्ल्स सेकंड का ये फ्रेंड है, फॉल्स फ्रेंड है बात अलग है, लेकिन फ्रेंड तो है ना, तो इस वजह से इसके पास वेल्थ है। फिर आगे देखो और भी कारण है जिसके कारण ये रिच है और रिस्पेक्टेड है। रिफ्यूज हिज एज द नीडफुल आवर्स ऑफ रेस्ट, स्टिल वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग पीस। अब ये देखो ये रेस्ट नहीं करता, काम करता रहता है, और काम कर करके ही इसने अपना नाम बनाया, ही बिकेम रिच, ही इज रिस्पेक्टेड नाउ। तो देखो ये इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट यानी रन ऑन लाइन, यानी ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन यहाँ तक कंटिन्यू हुई है, तो दोनों कंटिन्यूएशन की वजह से दोनों लाइंस को मिला के ही मतलब निकल के आया। पनिश अ बॉडी विच ही कुड नॉट प्लीज, he tortured his body without satisfying it, यानी इसकी एम्बिशन इतने ज्यादा है कि अगर ये आराम करेगा तो खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब है कि अगर इसने आराम कर लिया तो ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे षड्यंत्र रचने हैं, रच चुका भी है। अगर ये जरा सा आराम करेगा तो फंस जाएगा, तो ही पनिश कर रहा है अपनी बॉडी को, काम पे काम करता चला जा रहा है, प्लॉट पे प्लॉट बनाता चला जा रहा है, राजा को डिसीव करने के लिए ट्रिक्स टेक्निक्स बनाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को ही अब्यूज कर रहा है। बैंकरप्ट ऑफ लाइफ yet prodigal of ease। अब यहाँ पे देखो ये बैंकरप्ट ऑफ लाइफ यानी कि इसने क्या किया, अपनी सारी एनर्जी कहीं और लगा दी है, यानी कि राजा को ही, अब राजा को राजा की गद्दी से हटाने के लिए इसने सारी एनर्जी अपनी लगा दी है, तो ही इज बैंकरप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि इसने अपनी लाइफ की एनर्जी, इसने अपनी लाइफ का पर्पस सही नहीं रखा। और इसने क्या किया, प्रोडिगल ऑफ ईज, यानी कि इसने अपने अपने सारे कंफर्ट को दांव पे लगा दिया है, केयरलेसली, फुलिशलेसली, मनी और टाइम सबको दांव पे लगा दिया। किस काम पे दांव पे लगा दिया, राजा को हटाने के लिए, 4 सेकंड को डिसीव करने के लिए, 4 सेकंड को गद्दी से उतारने के लिए, और इसकी वजह से उसने अपने खुद का भी कंफर्ट जो है, उसके खुद का जो कंफर्ट है उसको एकदम बर्बाद कर लिया है। एंड ऑल टू लीव व्हाट विथ हिज टॉयल ही वोन, टू दैट अनफेदर्ड टू लेग थिंग अ सन। अब यहाँ पे देखो ड्रैडन मजा ले रहे हैं, ड्रैडन, जॉन ड्रैडन एक तरह से सटायर कर रहे हैं, और सटायर क्या कर रहे हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑल टू लीव व्हाट विथ हिज टॉयल ही वोन, ही वर्कड हार्ड ओनली टू पास इट टू हिज सन। यहाँ पे दो मतलब आ रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे पहला इमेज तो ये आ रहा है कि ये जो हमारा एकेटेफल है, यानी कि एंटनी एशली कूपर, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, केवल इसीलिए ना कर रहा है कि एक दिन ये मर जाएगा और इसके बेटे लोग यानी इसके बच्चे लोग आराम से रह पाएंगे, आराम से लेगेसी रहेगी, यानी हमारे फादर्स, फोर फादर्स, हमारे ग्रैंडफादर, इवन मदर्स ने हमारे लिए इतना काम किया है कि उनके जाने के बाद हमें आराम रहे। क्यों हमारे फादर सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं, या क्यों हमारे पेरेंट्स काम पे निकल जाते हैं सुबह, ताकि हमें ही आराम रहे, आगे चल के हमारा जीवन आसान बन जाए। तो यानी कि एकेटोफल सेम काम अपने बच्चे के लिए कर रहा है। और यहाँ पे एक मतलब और है, किंग डेविड का जो फेवरेट बेटा है दैट इज एब्सलम, उसके लिए भी यहाँ पे लिखा है जॉन ड्राइडन ने कि एब्सलम को भी तो उसके जो पिताश्री हैं यानी कि जो किंग डेविड हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी मिलेगी। और किंग डेविड क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, 51 साल के होने के बाद, 51 ईयर्स के होने के बाद, क्यों जबरदस्ती राजगद्दी पे बैठ रहे हैं और अपनी कमर तोड़ रहे हैं। बुढ़ौती में बैठने के बाद वो चाहें तो वहां से हट जाएं, और वहां से हट के अपने बेटे को सब कुछ अपना सौंप दें। अब यहाँ पे देखो, टू दैट unfeathered two-legged thing a son whom he saw as an imperfect human। यहाँ पे भी दो मतलब है। दो मतलब क्यों है, क्योंकि देखो एकेटोफल को अपने बेटों के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए बेचारा एकेटोफल दिन रात लगा रहता है। सेम चीज चार्ल्स सेकंड के साथ भी हो रही है। चार्ल्स सेकंड को भी अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन वो बेटा उनका फेवरेट है, फेवरेट इन द सेंस जेम्स स्कॉट, जो जिसका नाम एब्सलम है इस पोम में, ड्यूक ऑफ ममत, ही इज ऑल्सो द फेवरेट चाइल्ड ऑफ हिज फादर। चार्ल्स सेकंड का वो फेवरेट बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है, ही इज इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट यानी कि नाजायज है। तो उनको इस बात का डर है कि कहीं मैं इसको अगर गद्दी सौंपा तो ऐसा ना हो कि मुझे ही लोग हटा दें, तो मेरा बेटा कैसे रह पाएगा, और मेरे भाई यानी कि जेम्स सेकंड को सारी गद्दी मिल जाएगी, और मैं और मेरा बेटा दोनों इस राजगद्दी से हाथ धो बैठेंगे। वही सेम चीज एकिटोफल को भी फील हो रही है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे जो नीचे के जो वंशज हैं, यानी एकेटोफल का जो बेटे यानी एंटली एशली कूपर का जो बेटा है,
वो भी इम्परफेक्ट है, यानी उसको तो इतनी सारी चालें उन्हें पता नहीं होंगी कि वो राजा से कैसे बात करे, कैसे लोगों को चीट करे, तो वो भी तो बेचारा फंस के रह जाएगा। तो यहाँ पे दो मतलब है, और इसी को हम पॉलिटिकल सटायर बोलते हैं। सटायर है, आप जितना चाहे इसका इतना मतलब निकालिए कि किसके ऊपर ताना दिया गया है। God while his soul did huddled notions try, his son was born when he had wild thoughts। अब देखो दोनों के लिए यहाँ पे भी दो मतलब है कि चार्ल्स सेकंड ने जब नाजायज संबंध बनाए किसी के साथ, तब जेम्स स्कॉट पैदा हुआ, यानी अब्सलम पैदा हुआ। और यहाँ पे एकिटोफल का भी बेटा तभी हुआ जब एकिटोफल ने भी किसी के साथ कह सकते हो कि प्रोक्रिएशन किया, रिप्रोडक्शन किया। और एकिटोफल नहीं चाहते रहे होंगे, जॉन राइडन यहाँ लिखना चाहते हैं कि क्या पता एकिटोफल नहीं चाहते हों कि उनका जो बेटा हो वो कमजोर हो। तो जब वो वाइल्ड थॉट्स में रहे होंगे, जब जब भी उनका मन किया होगा कि वी शुड प्रोक्रिएट नाउ, कभी एक समय के लिए उनको लगा होगा कि हाँ ये समय अच्छा है रिप्रोड्यूस करने का, तो उन्होंने किसी के साथ मिल करके रिप्रोड्यूस कर दिया होगा। तो चार्ल्स सेकंड भी अपने बच्चे के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा तो अच्छा है लेकिन इलेजिटिमेट निकल गया है। और एकेटोफल भी अपने बच्चे के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा अच्छा ही नहीं निकला। अब चार्ल्स सेकंड के साथ ये है कि बच्चा तो अच्छा है लेकिन इलेजिटिमेट है। एकेटोफल के साथ दिक्कत ये है कि बच्चा भी नहीं अच्छा है और लेजिटिमेट भी है, लेकिन मैं राजा थोड़ी ना हूँ, और मैं राजा हूँ नहीं तो मेरे बच्चे को राजगद्दी पे कैसे बैठा दूँ। इसलिए आपके जो एकेटोफल हैं वो राजा से ही बगावत करने पे उतर आए हैं। And born a shapeless limb like anarchy, the sun symbolized chaos and disorder। अब यहाँ पे दोनों सन की बात कर लेते हैं हम। तो एंटनी एशली कूपर का जो सन है वो भी chaos और डिसऑर्डर को दिखा रहा है एंटनी एशली कूपर के लिए, यानी अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी अपने बच्चे से खुश नहीं है, और उनका जो बच्चा है उनके लिए एक तरह से chaos और डिसऑर्डर लाने वाला है। क्योंकि अगर वो इतना चालाक नहीं निकला तो वो पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और सेम चीज चार्ल्स सेकंड का जो बेटा है जेम्स स्कॉट, यानी ड्यूक ऑफ ममथ, यानी एब्सलम, एब्सलम के राजा बनते ही chaos और डिसऑर्डर आ जाएगा। तो एक दो तीन चार, ये जो चार लाइंस हैं उनमें दोनों के ही बेटों की बात की गई है एक साथ। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एकेटोफल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एकेटोफल की बात हो रही है, अब दोनों बच्चों की बात नहीं हो रही, सिर्फ एकेटोफल की बात हो रही है। एकेटोफल यानी कि एंथनी एशली कूपर। इन फ्रेंडशिप फॉल्स इम्प्लिसिबल इन हिट। एकेटोफल वॉज अ फेक फ्रेंड बट फियर्स एनिमी। अब ये जो एकेटोफल है एंटली एशली कूपर, वो चार्ल्स द सेकेंड का झूठा दोस्त है, फेक फ्रेंड है, लेकिन हाँ सच्चा एनिमी है। झूठा दोस्त और सच्चा एनिमी, यानी खतरनाक एनिमी है। और खतरनाक एनिमी इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी जो जैसे ये वो शेर है जो बकरी की चमड़ी पहन के घूम रहा है, लेकिन अंदर से ये शेर है। तो एक तरह से ये दिखावा ही कर रहा है मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन असली में तो ये एनिमी है। तो यहाँ पे चीजें और खतरनाक हो जाती हैं। Resolved to ruin or rule the state, he wanted either to control or destruction of the state। स्टेट यानी ब्रिटेन। अब यहाँ पे एंटली एशली कूपर अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी या तो ब्रिटेन का राज चाहता है, या तो ये चाहता है कि पूरा ब्रिटेन बर्बाद हो जाए। ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए वो जेम्स स्कॉट यानी डूक ऑफ मनमथ की मदद करेगा अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करने में, और इससे क्या होगा, ब्रिटेन में केओस फैल जाएगा और शांति वहां की भंग हो जाएगी। टू compass this the triple bond he broke alliances the triple bond treaty। ट्रिपल ये जो सॉरी फॉर दैट, ये जो ट्रिपल बॉन्ड ट्रीटी है वो बेसिकली है क्या, तो प्रशिया, ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच में एक ट्रीटी था। तो उस पे इस इन लोगों ने मिलके क्या किया, बेसिकली अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी और अब्सलम यानी कि जेम्स स्कॉट ड्यूक ऑफ मनमथ ने मिल करके उनके ऊपर अटैक कर दिया। इनमें से तीनों में से किसी के ऊपर, आई एम नॉट श्योर, नहीं मैं नाम ले लेता, लेकिन इस ट्रीटी को तोड़ी गई, ये ट्रीटी तोड़ दी गई। प्रशिया और हॉलैंड, इन्हीं दोनों में से किसी के ऊपर अटैक किया गया और ये ट्रीटी तोड़ दी गई। अब इससे क्या होगा, ब्रिटेन का जो कह लो कि एक तरह से शांति, ब्रिटेन में जो शांति रही होगी वो भंग हो जाएगी। द पिलर्स ऑफ द पब्लिक सेफ्टी शूक, ही डिस्टेबलाइज द कंट्रीज फाउंडेशन। अब कंट्री की जो पूरी फाउंडेशन है, यानी जो नींव है, शांति वाली जो नींव है, वो पूरी हिल गई है, तहस नहस हो गई है। अब देखो ये बिब्लिकल रेफरेंस आ रहा है। अब बिब्लिकल रेफरेंस यानी कि हमने हिस्ट्री के रिगार्ड पढ़ लिया है, हिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ लिया है कि इंग्लैंड की हालत क्या थी, वैसे ही बिब्लिकल बैकग्राउंड भी है।
बिब्लिकल बैकग्राउंड में किंग डेविड है, चार्ल्स सेकंड की जगह किंग डेविड है, अब्सलम रियल नेम है और अकीतोफल भी रियल नेम है। अब्सलम और अकीतोफल का अगर आपको केस पढ़ना है बाइबल में तो आप ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल पढ़िए, सेकंड बुक ऑफ शमूएल पढ़िए। सेकंड बुक ऑफ शमूएल में कहाँ पढ़िए? सेकंड बुक ऑफ शमूएल में चैप्टर नंबर 14 से चैप्टर नंबर 18 पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अब्सलम की मदद करता है अकीतोफल उनके पिता के खिलाफ, यानी कि अब्सलम अपने पिता के खिलाफ बगावत करता है और एक बहुत बड़ा नेता जिसका नाम रहता है अकीतोफल अब्सलम की मदद करता है किंग डेविड के ही खिलाफ, जो कि किंग डेविड उस समय इजराइल के राजा रहा करते थे। ओके, लेट अस डील। अनफिटेड इजराइल फॉर अ फॉरेन योक, ही मेड इजराइल वनरेबल टू फॉरेन रूल। यानी कि देखो, अब जैसे ही ये ट्रीटी वगैरह टूट गया, तो ट्रीटी टूटने का मतलब ये है कि अगल बगल के जो स्टेट वाले या अगल बगल की जो कंट्री वाले हैं वो तुरंत अटैक कर देंगे। तुरंत अटैक कर देंगे तो फॉरेन योक यानी कि फॉरेन के लिए अब इसराइल एक शिकार बन चुका है। यानी कि फॉरेन कंट्रीज अब इसराइल को दोस्त की नज़र से नहीं देखती, फॉरेन कंट्री अब इसराइल को शिकार की नज़र से देखती कि अरे अच्छा, तुमने मुझे चीट किया, अब मैं तुम्हारे ऊपर चीट करूंगा और तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको अपना कैदी बनाऊंगा या तुम्हारे ऊपर राज करूंगा। ये कंडीशन ला दी, किसने ला दी? अकीतोफल और अब्सलम ने मिल करके। लेकिन ज्यादा जिम्मेदार जो है वो है अकीतोफल, जो कि अर्ल ऑफ शासबरी है इंग्लैंड में, और बाइबल में तो अकीतोफल ही है। Then seized with fear, yet still affecting fame. Afraid he still sought popularity. अब ये दोनों डरे हुए हैं, अब्सलम भी डरा हुआ था और अकीतोफल भी। अकीतोफल जब डरा हुआ है लेकिन उसके बाद भी पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है कि अरे नहीं, मैं तो पेट्रियोटिक हूँ। अब आगे वाली जो लाइन है वो देखो तो समझ में आ जाएगा। Usurped a patriot's all atoning name, he pretended to be a patriotic savior। अब ये देखो, ये जो अकीतोफल है वो राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है, उसी के बेटे को यानी अब्सलम को भड़का रहा है। लेकिन समाज में ये क्या दर्शाता है कि मैं कैसा हूँ? मैं एक पेट्रियट हूँ। पेट्रियट यानी मैं देशभक्त हूँ। मैं इंग्लैंड का भला चाहता हूँ, मैं ब्रिटेन का भला चाहता हूँ। और भला कैसे कर रहा हूँ? मैं ब्रिटेन को बर्बाद करके। तो इस तरह का डुअल नेचर ये दिखाता है। सो इजी स्टिल इट प्रूव्स इन फेशियस टाइम। इट्स इजी इन ट्रबल टाइम्स। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, ये इसका कैरेक्टर ट्रेट है। कैरेक्टर ट्रेट यानी कि ये जो हमारा एकिटोफल है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि इसको कब मजा आता है। इसको मजा ही तब आता है जब चीजें गड़बड़ चलती हैं। तो इट्स इजी, ये क्या कह रहा है कि इट्स इजी, हमें तब आसानी महसूस होती है जब समय खराब चलता है। तो एकिटोफल के कैरेक्टर के हिसाब से तो ये इजी हो गया, लेकिन अगर देखा जाए राजा के लिए तो ये गड़बड़ ना हो गया। हमारे जो किंग हैं चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द सेकंड, उनके लिए तो ये गड़बड़ हो गया। लेकिन एकेटोफल को क्या लग रहा है कि जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तभी मुझे मजा आता है। तो इट्स इजी, इट इज इजी इन ट्रबल टाइम, यानी कि जब समय खराब चलता है तभी मुझे मजा आती है। फिर आगे देखते हैं, आगे की लाइन हम देखते हैं। विद पब्लिक zeal to cancel private crimes, to hide personal wrongs behind public causes। अब क्या करेगा, जब जनता स्टेबल नहीं होती, यानी समाज जब इधर उधर चितर पितर भागता रहता है, तब ये क्या करेगा, अपने पर्सनल क्राइम्स यानी कि जिनको मारना होता है, जिन छोटे लोगों को मारना होता है, जिसको जिन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है कि अरे अच्छा अच्छा एकेटोफल तो राजा के खिलाफ काम करता है, किसी ने सुन लिया किनारे, तो जब जनता भागेगी, जनता केओस में होगी, तब ये उनका मर्डर करवा देगा और बोल देगा कि अरे ये तो पब्लिक कॉज में, यानी कि जनता की भलाई के लिए मैंने ऐसे लोगों को मार दिया जो कि मेरे खिलाफ बगावत करते हैं। मेरे खिलाफ बगावत यानी राजा के खिलाफ बगावत, और राजा खुश नहीं तो मैं खुश नहीं, इसलिए मैंने इनको मार दिया। इस तरह की बातें ये करने लगता है। हाउ सेफ इज ट्रीजन एंड हाउ स्केयर्ड इल। ट्रीजन यानी गद्दारी, ट्रीजन बिकम्स एक्सेप्टेड एंड रॉन्ग डूइंग ग्लोरीफाइड। अब यहाँ पे देखो, एकिटोफल के हिसाब से जो गद्दारी है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और जो गलत काम एकिटोफल करता है उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। जॉन ड्राइडन ऐसा सटायर कह रहे हैं, सटायर यानी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक क्या उड़ा रहे हैं कि एकिटोफल को ये लगता है कि जो मैं ये जो ढोंग रच रहा हूँ पैट्रियट होने का, लेकिन करता हूँ गद्दारी, तो मेरी गद्दारी को सब लोग एक्सेप्ट कर लो। इंग्लैंड, हे इंग्लैंड वासियों, हे ब्रिटेन के वासियों, मेरी गद्दारी को एक्सेप्ट करो, और मेरी जो भी रॉन्ग डूइंग है, यानी जो भी कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, उसका उसकी तुम वाहवाही गाओ।
where none can sin against the people's will, when leaders act in the name of people. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्किटोफल हैं वो जनता के नाम पे लोगों को ही मार रहे हैं, और जब जनता सवाल करती है कि क्यों मार रहे हो, तो एक्किटोफल ये बोल देंगे कि मैंने तो आपके ही भले के लिए इन लोगों को मार दिया. Where crowds can wink and no offense be known. अब यहाँ पे क्या है कि जनता अपनी आंख बंद कर ले और जनता अपनी पलकें बंद कर ले और कोई भी गलत बातें पता न चल पाए, ऐसा राज या ऐसी कंडीशन चाहता है. कौन चाहता है? एक्किटोफल चाहता है. वेयर क्राउड्स कैन विंक एंड नो ऑफेंस बी नोन, यानी कि जनता आंख बंद करे और खोले भी, पलके झपके और पलके खोले भी, लेकिन किसी को कुछ गलत जो हो रहा है समाज में वो पता ना चले. ये चाहता कौन है? ये एक्किटोफल चाहता. तो एक्किटोफल बेसिकली ये चाह रहा है कि इंग्लैंड के सभी लोग इसके काली करतूतें या जितना भी इसने उल्टा सीधा काम किया है उन सारी चीज़ों की तरफ आंख मूंद करके देखें, और जब वो आंख मूंद कर लेंगे तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ. फिर आगे देखते हैं. Since in another's guilt they find their own, they see their own faults in others' actions. अब जनता को ये लगता है कि हमारी ही गलती होगी जो इंग्लैंड में ऐसा हो गया, लेकिन असली गलती किसकी है? असली गलती तो है हमारे हमारे प्यारे एक्किटोफल की, who is Antley Ashley Cooper. Yet fame deserved no enemy can grudge. अब देखो ध्यान से. Yet fame deserved no enemy can grudge. Even enemies must admit his reputation. अब ये चाहता है, ये जो हमारा एंटली एशली कूपर है यानी कि अर्ल ऑफ शासबरी, बेसिकली ये चाहते हैं कि जो दुश्मन है वो भी मेरी रेपुटेशन के आगे झुकें, जनता मेरे क्राइम्स के आगे आंख मूंद ले, मेरे मेरे जो एनिमीज हैं वो भी मेरे आगे झुकें, मेरी रिस्पेक्ट करें. अब बताओ भाई, तुम्हारा दुश्मन भी है और दुश्मन होने के बाद वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगा तो वो दुश्मन कैसे बन पाएगा? लेकिन फिर भी ये एक सटायर है, और सटायर में तुम्हारे जॉन ड्राइडन ये चाहते थे, जॉन ड्राइडन व्यंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो कितना कनिंग नेचर है इसका. एंटनी एशी कूपर, ही इज द फर्स्ट अर्ल ऑफ शासबरी, और ये चाहता है कि जनता जनता भी मेरे क्राइम्स के प्रति आंख मूंद ले और मेरे जो दुश्मन हैं वो भी मुझे रिस्पेक्ट करें. यट फ्रेम डिजर्व नो एनिमी कैन ग्रज, द स्टेट्समैन वी अबॉर बट प्रेज द जज, वी हेट द पॉलिटिशियन बट रिस्पेक्ट द जज. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर उल्टी बात कर रहा है कि वी हेट द पॉलिटिशियन. हम पॉलिटिशियन को हेट करते हैं लेकिन हम जजेस को रिस्पेक्ट करते हैं. जजेस यानी जनता को रिस्पेक्ट करते हैं, और हम पॉलिटिशियंस को हेट करते हैं. पॉलिटिशियन देखो, ये जो तुम्हारा एंटनी एशली कूपर है, अर्ल ऑफ शासबरी, वो खुद तो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो खुद पॉलिटिशियंस को हेट करता है, ठीक है, और वो जजेस को रिस्पेक्ट करता है. जजेस यानी जनता है, सारा जो जजमेंट पास करेगी वो तो जनता है. तो जनता की रिस्पेक्ट कौन करता है? जनता की रिस्पेक्ट एंथनी एशली कूपर करता है, ऐसा ये खुद कह रहा है, यानी ये झूठ बोल रहा है. और बोल रहा है कि मैं पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, यानी कि पॉलिटिशियंस से मैं हेट करता हूँ. और भाई देखो कितना दोगलापन है इसके अंदर, ये खुद एक पॉलिटिशियन है और ये कहता है कि मैं पॉलिटिशियंस को हेट करता हूँ. अब यहाँ पे देखो, ये जो अगली लाइन है दैट इज वेरी मच ट्रिकी. इन इजराइल कोर्ट्स नेवर सैट एन अबिथ, और इसको अबद्दीन भी बोला ही जाता है. ABBETHDIN, अबद्दीन. अबद्दीन का मतलब होता है बेसिकली इट इज अ मुस्लिम नेम, और अबद्दीन का मतलब होता है फादर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस. अबद या फिर अबद्दीन दोनों ही पढ़ सकते हो, दीन जरूर लगा देना. अबद्दीन, तो अबद्दीन का मतलब होता है फादर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये कहता है कि इसराइल में तो कभी कोई जज ही नहीं बैठा, इसराइल में तो कभी कोई जज ही नहीं बैठा जो मेरे खिलाफ जजमेंट दे दे. और मैं पॉलिटिशियंस को तो हिट करता हूँ और जज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देखो आयरनी देखो कि इसराइल में कोई जज ही नहीं है, यानी इसराइल की जनता ही अंधी है. यहाँ पे कुछ ये निकल रहा है, मतलब ये जो हमारी, एक सेकेंड, ये जो हमारी ये दोनों लाइन है, दीज टू लाइन्स आर बेस्ड अपॉन, मैं थोड़ी सी इनको पतला करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ. हमारी ये जो दो लाइन्स ये बिब्लिकल थीम पे हैं, ये दोनों लाइन
मूविंग ऑन फर्दर, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ख़त्म कर दें। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड। विथ मोर डिसर्निंग आइज और हैंड्स मोर क्लीन। अब यहाँ पे देखो, वॉज मोर फेयर एंड जस्ट। पिछली लाइन कि इजराइल में कोई जज ही नहीं है, यही सबसे ज्यादा फेयर है और यही सबसे ज्यादा बढ़िया बात है इजराइल में। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जॉन ड्राइडन कह रहे हैं कि इजराइल में कोई जज ही नहीं है, यानी कि जनता जनता बेवकूफ आसानी से बन जाती है, जिस वजह से इजराइल में कोई जज ही नहीं है। और अगर इजराइल में कोई जज ही नहीं है तो इससे क्या होगा? यही सबसे बेहतर है कि अगर कोई जज ही नहीं है। अच्छा देखो, जज होगा तो सही गलत बताएगा, लेकिन अगर जज ही नहीं होगा तो सारी ही चीजें फेयर हैं। अच्छा, अगर आप समझिए कि आपने अपने छोटे भाई बहनों को पीट पाट दिया है, तो वो तो आप तो बोलेंगे ही ना कि मैंने इसलिए पीटा क्योंकि इन्होंने ये गलत किया। लेकिन आपके पेरेंट्स जब आपको पकड़ते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्यों पीटा और कितना सही पीटा और कितना गलत पीटा। लेकिन अगर आप अपने भाई बहनों को पीट दें और पेरेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब आपने जिस वजह से भी पीटा वही सबसे सही वजह है। उसके बाद आगे देखिए, अनब्राइब्ड अनसॉट द wretched टू redress। जस्ट अ सेकेंड। Unbribed, unsought, the wretched to redress, sorry for that, redress, he helped the poor without corruption। अब ये देखो, एकेटोफल अपनी ही वाहवाही कर रहा है। ड्राइडन साहब लिखते हैं कि एकेटोफल अपनी ही वाहवाही कर रहा है कि इसने क्या किया, कि इसने गरीबों की मदद की है और बिना करप्शन की मदद की है। ऐसा लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कि ये बिना करप्शन की किसी की मदद कर पाएगा? स्विफ्ट ऑफ डिस्पैच एंड इजी ऑफ एक्सेस। अब देखो, ही वर्कड एफिशिएंटली एंड वाज अप्रोचेबल, यानी कि कोई भी अगर इनसे मदद मांगने आता और कभी भी मदद मांगने आता तो ये मदद करने के लिए तैयार थे। और ये कौन है? ये है शैस्बरी ऑल ऑफ शैस्बरी, यानी कि एंथनी एशली कूपर। तो एंथनी एशली कूपर का ये कहना है कि मैंने गरीब लोगों की बिना करप्शन की मदद की है और मैं हमेशा ही अप्रोचेबल रहा हूँ, यानी कि कोई भी मुझसे मदद मांगता तो मैं उसे मिल जाता। और मैंने बड़ी ही इफिशियंसी के साथ काम किया है, यानी कि मैंने जब भी काम किया है पूरी निष्ठा, धैर्य और तन मन धन के साथ काम किया है, वो भी जनता के लिए। ओ हैड ही बीन कंटेंट टू सर्व द क्राउन इफ ओनली ही हैड बीन लॉयल टू द किंग। अब यहाँ पे देखो, दिक्कत क्या आ रही है कि मैंने तो जनता जनता के साथ सही व्यवहार किया, जनता के लिए फेयरली काम किया, जनता के लिए काम किया बिना करप्शन के। लेकिन इस बात को समझो, क्या वो किंग से लॉयल था? कोई आदमी अगर किंग से लॉयल नहीं है, अगर किंग के लिए लॉयल नहीं है और वो जनता के लिए काम भी कर रहा है, तो भी माना ये जाएगा कि वो देश के लिए सही नहीं है, यानी कि वो गद्दार है। तो यहाँ पे फिर ये फंस गए बेचारे। विथ वर्च्यूज ओनली प्रॉपर टू द गाउन, विथ वर्च्यूज ओनली प्रॉपर टू द गाउन। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाली जो लाइन है दैट इज ऑल्सो ट्रिकी, क्योंकि अगर इसको हमें समझना है तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। एंड यूज स्किल फॉर गुड पर्पजेस, यहाँ पे हम डिटेल में क्या जा रहे हैं समझो इसको। वो कहता है कि मैंने जनता के लिए बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से अगर उसने काम किया है तो उसको, अगर उसने जनता के लिए बहुत अच्छे से काम किया है और वो जनता के लिए हमेशा ही निर्भर रहा है, जनता के लिए हमेशा ही तत्पर रहा है और जनता इसके ऊपर निर्भर रही है, तो क्या कभी राजा से ये बगावत करने की इसको जरूरत थी? राजा तो खुद ही इसको ट्रीट करता अच्छे से। तो यानी कि ये झूठ बोल रहा है। और क्या झूठ बोल रहा है? कि मैंने अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल किस काम में किया? जनता की सेवा में किया। नहीं किया इसने। इसने अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल किया चार्ल्स द सेकंड को गद्दी से नीचे लाने में, और उसमें इसने किसकी मदद ली? जेम्स स्कॉट यानी ड्यूक ऑफ मोहम्मद की ली। लास्ट की लाइंस हम देखते हैं, और यहाँ पे और ही हैड वाली लाइन है ये, जस्ट अ सेकेंड। और हैड द रैंकनेस ऑफ द सॉइल बीन फ्रीड और इफ द करप्ट सोसाइटी हैड बीन प्यूरिफाइड। अब देखो, मैंने अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल सही पर्पस में किया है, और इससे क्या होगा? या तो सही पर्पस से मैं अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल करता और जनता का पूरा कल्याण कर देता। और यहाँ पे क्या कह रहा है? और हैड द रैंकनेस ऑफ द सॉइल बीन फ्रीड। अब इसका मतलब है, और इफ द सोसाइटी करप्ट सोसाइटी हैड बीन प्यूरिफाइड। या तो देखो, ध्यान देना, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। या तो मैं अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल इस तरह से करता
कि समाज का कल्याण हो जाए, जो कि होने से रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने स्किल्स का इस्तेमाल गलत गलत तरीके से किया। और अगर मैं अपने स्किल्स का सही से इस्तेमाल करता, तो मुझे ये बताओ कि क्या सोसाइटी में जितना भी करप्शन है वो प्यूरिफाई हो जाता? ये रेटोरिकल क्वेश्चन है जो एंटनी एशली पूछ रहा है समाज से, कि अगर बताओ क्या मैंने अगर अपने सारे अच्छे स्किल्स का इस्तेमाल तुम लोगों के कल्याण में किया होता, तो भी क्या तुम लोग जो करप्ट सोसाइटी हो, क्या वो प्यूरिफाई हो जाती? तो नहीं होती। इसीलिए मैंने अपने सारे सही स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अब मैं राजा को ही गिराने में लगा हुआ हूँ, और मेरे सारे सही स्किल्स मैं राजा को डिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे कल्याण के लिए। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अपने सारे सही स्किल्स का इस्तेमाल भी करता, तो भी तुम कभी कुछ नहीं कर पाते, तो भी समाज नहीं सुधर पाता। इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल राजा को ही गिराने में कर दिया। फ्रॉम कोकल that oppress the noble greed. Now it is good, now it has been underlined. तो removing weeds that stifled virtue. अब virtue का मतलब समझो कि सही तौर तरीके, और stifled का मतलब अगर मैं आपको बता कि एक तरह से stifle करने का मतलब चोक करना। Removing weeds that choked virtue. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल करके एक तरह से राजा को डिसीव किया। लेकिन अगर मैं अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल करता तुम लोग के कल्याण में, तो क्या तुम लोग प्यूरिफाई हो जाते? तो क्या तुम्हारे अंदर जितनी भी कमियां थी, या जितने भी तुम्हारे अंदर वीड्स थे, वीड्स यानी खराब पेड़ होते हैं बेसिकली, तो क्या जितने भी तुम्हारे अंदर खराब पेड़ थे, या समाज में जितनी भी बुराइयां हैं जो कि वर्च्यूज का गला घोट रही थी, यानी कि समाज में जितनी भी अच्छाई हैं उसका जो गला घोटने वाली जो बुराई रही होगी, और अगर मैं अपने सारे स्किल्स का सही से इस्तेमाल करता, तो क्या गला घोटने वाली जो बुराइयां थी वो क्या मिट जाती? तो नहीं मिटती भाई, सीधी बात है। इसीलिए मैंने क्या किया, चार्ल्स सेकंड के खिलाफ बगावत कर दी। डेविड फॉर हिम हिज ट्यूनफुल हार्प हैड स्ट्रंग। अब यहाँ पे देखो, डेविड फॉर हिम हिज ट्यूनफुल हार्प हैड स्ट्रंग, किंग डेविड वुड हैव sung praises for him. अब यहाँ पे देखो, क्या मैं अगर ऐसा काम करता, तो क्या किंग डेविड मेरे लिए गाना गाने लगते? क्या क्या किंग डेविड मेरे लिए भजन गाने लगते? कि अगर जब मैं इतना सारा काम कर देता, समाज से बुराई हटा देता, समाज में लोगों को प्यूरिफाई कर देता, तो क्या किंग डेविड मेरे लिए भजन गाने लगते? तो ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा तो कभी वो करते नहीं। And heaven had wanted one immortal song, and he would have earned eternal fame. अगर वो कभी भी अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल करता, जनता को प्यूरिफाई करता, जनता जनता के बीच से करप्शन को हटा देता, और जो समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको खत्म कर देता, तो इससे क्या होता? क्या किंग डेविड उसके लिए कभी गाना गाने लगता? यानी कि ये जो हमारा एकिटोफल है, उसके लिए क्या किंग डेविड उसके लिए भजन गाने लगते? तो नहीं गाते, कभी ना गाते। इसीलिए इसने क्या किया, किंग डेविड के ही खिलाफ बगावत कर दी, ये लो। और उसके बाद अगर वो ये सारे अच्छे काम करता, तो क्या उसको इटर्नल फेम मिलता? तो हाँ, क्या पता मिल ही जाता। लेकिन उसको उसको अपनी कलाकारी का इस्तेमाल चार्ल्स द सेकंड को नीचे लाने में करना था, तो उसने किया। तो ये है कैरेक्टर स्केच ऑफ एकिटोफल। दिस पैसेज पोर्ट्रेज एकिटोफल शाफ्टसबरी एज अ ब्रिलियंट बट डेंजरस फिगर who could have been great if not for his ambition एंड बिट्रेयल। तो मैंने बताया ना कि अगर वो अपने अच्छे स्किल्स का इस्तेमाल करके समाज से ये सारी बुराइयां, अच्छाइयाँ, ये सारी चीजें सही कर देता, तो क्या पता उसके लिए आज हम लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होते। लेकिन उसने नहीं किया, और नहीं करने के कारण आज हम ये पोइट्री पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे ज्यादा अमर हो गया? वो अच्छा काम करता तो अमर हो गया, या उसने खराब काम किया तो वो अमर हो गया? तो मेरे हिसाब से भाई, तो मेरे हिसाब से अगर पूछोगे, उसने खराब काम किया तब वो इतना अमर हो गया। तो यही उसके लिए अच्छा भी रहा, यही उसके लिए अच्छा भी रहा है। क्योंकि अब्सलम अब्सलम का तो क्या था कि अब्सलम भाई किंग का ही बेटा था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बचे एकिटोफल, तो एकिटोफल फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी थे, एंथनी एशली कूपर। तो कूपर के साथ क्या था कि कूपर को ये लगता था कि मैं अच्छा बन के भी क्या कर लूंगा, अच्छा बन के तो मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा कि मैं क्यों ना बड़ी बड़ी पोजीशन के लिए देखूं, और राजा उजा बनने की कोशिश करूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा नाम अगर नहीं भी लिया जाएगा अच्छे चीजों में, तो कम से कम खराब चीजों में तो मेरा नाम अमर ही हो जाएगा। दैट वॉज ऑल फॉर दिस पोम। आई होप आई हैव डिड जस्टिस टू इट। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज
डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बता देना कि मैंने सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया। मुझे आउट ऑफ 10 मार्क्स भी दे देना, तो जिससे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।